हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मनी बैंकिंग का वन शॉट रिवीजन हो चुका है। मैंने आपको मनी और बैंकिंग कल पूरा का पूरा करा दिया था। आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट। बड़ा चैप्टर है, शुरू से लेकर एंड तक क्लास सब कुछ कवर करेंगे। इसके अंदर जो भी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन है, इतना मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आज की इस वन शॉट रिवीजन को देखने के बाद मनी बैंकिंग का किसी भी बुक का, किसी भी सैंपल पेपर का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो क्लास आपसे छूट जाएगा। क्लियर है क्लास? यहां तक आप सारे क्वेश्चन आराम से बना लोगे। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास टर्म वन का मनी बैंकिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये आपका चैप्टर है और ध्यान से अच्छे से समझना क्लास क्या है। सबसे पहली बात करें कि बजट होता क्या है। देखो, हर कंट्री में, हर कंट्री के अंदर क्लास गवर्नमेंट होती है। जिस कंट्री को चलाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए, तो सरकार कुछ कमाई करती है जनता से, टैक्सेस वगैरह लेके, और भी बहुत सारी इनकम है जो पढ़ेंगे, और सरकार कुछ खर्चा भी करती है। सिमिलरली इंडिया में जो गवर्नमेंट है, वो चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए देश को चलाने के लिए क्लास। तो वो अपना बजट बनाते हैं कि साल भर में कितनी कितनी कमाई होने वाली है और कहाँ कहाँ कितने कितने खर्चे होंगे। उसी बजट को जब पेपर पे लिख देते हैं, एक स्टेटमेंट बना देते हैं, उसी स्टेटमेंट को बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। सो गवर्नमेंट बजट क्या है क्लास? एक स्टेटमेंट है ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना, एक्चुअल नहीं है, एक्सपेक्टेड रिसीट और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर अ फिस्कल ईयर। पूरे साल भर में कितनी कमाई सरकार के पास होने वाली है और कितने खर्चे सरकार के होने वाले हैं। अगर ये बजट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, कौन सी गवर्नमेंट बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्रीय सरकार, तो उसे बोलते हैं क्लास यूनियन बजट। तो हर साल जो है सरकार अपना बजट बनाती है। हर साल जो यूनियन बजट बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी बनता है क्लास, फरवरी में। पहले ये क्लास फरवरी के एंड में बनता था, बट अभी कुछ सालों से ये 1 तारीख को क्लास बजट अनाउंस होता है। किसके द्वारा? देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो है निर्मला सीतारमन। तो उनके द्वारा बजट अनाउंस किया जाता है क्लास। बहुत बड़ा दिन होता है क्लास। यहाँ पे हर हर किसी की निगाहें जो है रहती हैं बजट पे। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, हर जगह जो है वो बजट में बताया जाता है किस किस के ऊपर कितना कितना टैक्स लगेगा, सरकार कहाँ कहाँ से कमाएगी, टैक्स रेट बढ़ेगा घटेगा, आम जनता को क्या मिला, मिडिल क्लास को, टॉप लेवल के लोग हैं उन पर तो खैर बोझ डाला जाता है, उनसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाता है ताकि गरीबों को जो है वो सब्सिडी दी जा सके। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है उसे बोलते हैं यूनियन बजट। बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है। बजट बनाने के 4 मेन ऑब्जेक्टिव है। तो बजट जो है वो एक तरीके से मिरर है इकोनॉमी का, कि इकोनॉमी कैसी चल रही है वो बजट बताता है। सिर्फ इंडिया की नहीं, बाहर के जो सरकार है वो भी ध्यान रखते हैं, बाहर के जो बिजनेसमैन है वो भी ध्यान रखते हैं बजट के ऊपर। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो मीरा, शॉर्ट में MERA, मेरा, MERA, मेरा। एम से क्या होता है? मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं, पब्लिक कंपनी है जो सरकार ने बनाए थे पब्लिक की भलाई के लिए, अगर वो अच्छे से काम कर रही हैं तो बजट में उनको और फंडिंग दी जाती है, उनको पैसा दिया जाता है अच्छा काम करने के लिए। लेकिन अगर वो काम अच्छे से नहीं कर रही, सरकार उनका प्राइवेटाइजेशन कर देती है। सेकंड इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, उसे भी कंट्रोल करने का काम किसका है क्लास? उसे भी कंट्रोल करने का काम सरकार का है। इन्फ्लेशन है, महंगाई है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देती है ताकि लोगों को, जो लोगों की इनकम है वो कम लगने लगे। कैसे? मान लो टैक्स रेट बढ़ेगा, सामान महंगा होगा, लोग डिमांड कम करेंगे और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। उसी तरीके से डिफ्लेशन है, सरकार सब्सिडी देती है, टैक्स रेट कम कर देती है। इन्फ्लेशन में सरकार अपने खर्चों को बढ़ा देती है, सॉरी कम कर देती है अपने खर्चों को। डिफ्लेशन में अपने खर्चों को बढ़ा देती है, बिकॉज सरकार का खर्चा पब्लिक की इनकम, और पब्लिक को इनकम मिलेगा, वो डिमांड ज्यादा करेंगे। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो सरकार अपने खर्चे कम करती है ताकि पब्लिक के पास इनकम कम पहुंचे, वो डिमांड कम करे और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ सके। तो इक्विलिब्रियम और जो डिसइक्विलिब्रियम है, उसे डिसइक्विलिब्रियम मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का जिम्मा भी जो है वो किसका है क्लास? सरकार का। तो सरकार की एक पॉलिसी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, और सरकार इस फिस्कल पॉलिसी से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। ओके। थर्ड इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सरकार टैक्स सिस्टम को प्रोग्रेसिव बनाती है। प्रोग्रेसिव मतलब जो अमीर हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगेगा, जितना ज्यादा तुम इनकम कमाते चले जाओगे टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। ये डायरेक्ट टैक्स होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर का, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अमीरों से ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाएगा और गरीबों को सब्सिडी दी जाएगी। तो अमीर गरीब के बीच का जो इनइक्वालिटी है, फासला है, वो कम कर दिया जाएगा। गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं। तो इनको फासला खत्म करने के लिए क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अगला एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ऐसी कंपनियां बना रही हैं जो हैजर्डस गुड्स है, फिर जो समाज को नुकसान पहुंचाता है, उन पे सरकार डिस्करेज करने के लिए हैवी टैक्स लगाती है। और जो क्लास खादी का प्रोडक्ट बना रहे हैं क्लास, ये कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो जरूरी है, जो समाज कल्याण के लिए है, देश कल्याण के लिए, जनहित के लिए है, उन पे सरकार क्या करती है क्लास? लो टैक्स लगाती है। इवन जो रूरल एरिया में अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, ट्राइबल एरिया में, जो रिमोट एरिया में अपना बिजनेस लगाते हैं, सरकार उनको भी क्या देती है क्लास? सब्सिडी वगैरह देती है।
नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप ध्यान समझना, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाने के चांसेस हैं। तो अगर हम बजट की कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट्स, तो बजट के यहाँ पे दो कंपोनेंट आपको दिखेगा। पहला होता है बजटरी रिसीट और दूसरा होता है बजटरी एक्सपेंडिचर। सबसे पहला क्या है क्लास? बजटरी रिसीट्स, बजटरी रिसीट्स, और जो दूसरा है वो है बजटरी एक्सपेंडिचर। बजटरी रिसीट और दूसरा जो है वो है बजटरी एक्सपेंडिचर। सरकार के होने वाले सारे खर्चे बजटरी एक्सपेंडिचर है, सरकार के होने वाली सारी कमाई जो है वो बजटरी रिसीट है। बजटरी रिसीट्स के दो पार्ट है, सबसे पहला है रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट सरकार की वो रिसीट्स है, ध्यान समझना, रेवेन्यू रिसीट सरकार की वो रिसीट है जिससे सरकार का ना ही कोई असेट कम होगा और ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ेगा। मतलब सरकार को फ्री की इनकम जो मिल गई है उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। ना ही सरकारी कोई असेट कम हो रही है, ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ रहा है, फ्री का मिल गया सरकार को रेवेन्यू रिसीट। लेकिन कैपिटल रिसीट क्या होता है? ऐसी रिसीट जिस सरकारी कोई ना कोई असेट जो है वो कम होगी, कोई ना कोई सरकार की असेट कम होगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी सरकार की बढ़ेगी, इसे बोलते हैं कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट के एग्जांपल अभी लिखवाऊंगा आपको, इसके भी क्लासिफिकेशन कराऊंगा। बट कैपिटल रिसीट के तीन पार्ट होते हैं क्लास। पहला है रिकवरी ऑफ लोन, क्योंकि आपको ये पूछा जाता है कौन सा रेवेन्यू रिसीट है, कौन सा कैपिटल रिसीट है, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड बोरोइंग्स, तीन चीजें हैं क्लास। रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग। रिकवरी ऑफ लोन, अच्छा आपने किसी को लोन दिया था, आपने किसी को लोन दिया था तो वो आपके लिए असेट है, और आप उसे रिकवर अगर कर लेते हो तो यानी कि आपकी एसेट कम हो जाएगी ना, तो इसीलिए क्लास रिकवरी ऑफ लोन को क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट। यानी रिसीट तो हो ही रहा है लेकिन साथ में कोई असेट कम हो रहा है, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगा। ओके। डिसइन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, और जनरली इन्वेस्टमेंट किसका बेचते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, इसे पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कुछ सरकारी ऐसी कंपनियां होती हैं जिसमें सरकार का शेयर होता है, सरकारी कंपनियां, तो उन सरकारी कंपनी का एक हिस्सा जो है वो प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। थर्ड इज बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब क्या होता है क्लास? की उधार लेना, अगर हम उधार लेंगे तो हमारी लायबिलिटी बनेगी। तो ये तीनों के तीनों रिसीट जो है वो कैपिटल रिसीट के अंदर आते हैं, क्योंकि इससे कोई ना कोई असेट कम होगा, नहीं तो सरकार की कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी, फ्री का पैसा नहीं है, इसलिए इस रिसीट को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? कैपिटल रिसीट। ओके। अगर हम बजटरी एक्सपेंडिचर की बात करें तो बजटरी एक्सपेंडिचर भी दो टाइप का है। सबसे पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है सरकार का रोजमर्रा का खर्चा, सरकार का डेली बेसिस का जो भी कुछ खर्चा है, लॉ एंड ऑर्डर पे, मेंटेनेंस पे, सरकार जो डिफेंस पे खर्चा कर रही है, सरकारी वर्कर की सैलरी दी जा रही है, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है, इवन सरकार वो सारे खर्चे कर रही है क्लास, जिसमें चाहे राशन बांटना हो, चाहे कोविड वैक्सीन के लिए क्लास टीकाकरण के लिए खर्चा हो रहा है, या कोई भी अदर एक्सपेंस जो कि जिससे सरकार की कोई भी असेट ना ही क्लास बढ़ती है ना ही कोई लायबिलिटी कम होती है। सरकार खर्चा तो कर रही है, सब्सिडी दे रही है सरकार, इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, गिफ्ट डोनेशन चैरिटी सरकार दे रही है, तो इससे सरकार की ना ही कोई असेट बढ़ रही है और ना ही कोई लायबिलिटी घट रही है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या नाम देते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे, देखो रेवेन्यू जो है वो रेकरिंग है, बार बार होने वाला है, जो देश को चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम लोग करते हैं। बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो किस लिए होता है क्लास? वो सरकार के एसेट को बढ़ाने के लिए, नहीं तो लायबिलिटी कम करने के लिए होता है। ये ऐसा खर्चा है जिससे सरकार की कोई ना कोई लायबिलिटी कम होगी, नहीं तो कोई ना कोई असेट बढ़ जाएगी। या तो कोई ना कोई सरकार की लायबिलिटी, कर्जा कम हो जाएगा, नहीं तो सरकार की कोई ना कोई प्रॉपर्टी असेट जो है बढ़ जाएगी। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे सरकार ने बाहर से बिल्डिंग खरीदा, असेट बन गए, मशीन खरीदा, सरकार ने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो सरकार के असेट है, या सरकार ने किसी का लोन लिया था वो लौटा दिया, रीपेमेंट ऑफ लोन, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनके एग्जांपल्स बहुत जरूरी है याद कर लेना, क्योंकि आपको ऑप्शन में पूछा जाएगा कौन सा रेवेन्यू नहीं है, कौन सा कैपिटल है, कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा कैपिटल नहीं है, कौन सा कैपिटल है, इस तरीके से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो, ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे सरकार की कोई असेट नहीं बनती, ना ही कोई लायबिलिटी कम होती है, फ्री फंड का खर्चा है सरकार का, जैसे सब्सिडीज, ठीक है, जैसे मैंने आपको काफी सारे एग्जाम्पल बताए, तो जैसे उसमें से एक सब्सिडीज है,
या इंटरेस्ट ऑन लोन है, या क्लास गवर्नमेंट जो भी लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा करती है, पुलिस वालों की एम्प्लॉय की सैलरी दी जाती है, वैक्सीन जो दी जाती है क्लास लोगों को, ये सारा का सारा खर्चा जो है, कोई भत्ता सरकार का दिया जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया जा रहा है, किसी प्रोग्राम पे कोई खर्चा हो रहा है, दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर, बुलेट ट्रेन खरीद रहे हैं सरकार, सुपर कंप्यूटर खरीद रही है सरकार, बाहर से जेट प्लेन खरीद रही है, फाइटर प्लेन खरीद रही है फ्रांस से, है ना, तो ये सारी चीज़ जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों किया? सरकार को सड़क बनवा रही है, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रही है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे कोई ना कोई असेट सरकार की बनेगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी पेमेंट हो जाएगी। लायबिलिटी पेमेंट कैसे होगी? रीपेमेंट ऑफ लोन, सरकार के ऊपर कोई कर्जा था, सरकार ने उसको रीपे कर दिया, लौटा दिया, दीज ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैंने आपको बताया क्लास, बजट रिसीट सरकार की टोटल रिसीट, बजटरी एक्सपेंडिचर सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर। रिसीट दो टाइप का है, रेवेन्यू और कैपिटल, और जो एक्सपेंडिचर है वो दो टाइप का है क्लास, रेवेन्यू और कैपिटल। तो जो कैपिटल रिसीट है, देखो रिसीट्स में क्या होगा, पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, तो कैश तुम्हारे पास आ रहा है, तो कोई ना कोई असेट बढ़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई कोई ना कोई असेट कम होगा। अगर भाई पैसा आएगा मेरे पास, कुछ बेचूंगा तभी तो पैसा आएगा। सरकार क्यों रेलवे को बेच रही है, सरकार क्यों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को बेच रही है, क्यों एयर इंडिया को बेचा, क्यों सरकार ने बेचा? क्योंकि क्लास से कोई ना कोई सरकार के पास पैसा आएगा, लेकिन पैसा आने के साथ सरकार की एसेट भी कम हो जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। या कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी, उधार ले लिया, तो इसे बोलते हैं कैपिटल रिसीट। लेकिन ना ही कोई असेट आपके पास आ रहा है, जा रहा है, ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ रहा है, ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ रहा है, ना ही कोई असेट कम हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे क्लास, रेवेन्यू रिसीट, फ्री का पैसा आ गया। और रेवेन्यू रिसीट का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, तो आप हेडिंग डालो रेवेन्यू रिसीट्स। ओके, तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे, तो मैं आज न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, थ्योरी भी कराऊंगा, कंप्लीट रिवीजन होने वाला है इसके अंदर। तो रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी रिसीट्स होती है क्लास? रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट सरकार की वो रिसीट है क्लास, ध्यान रखना, जिससे ना ही सरकार की कोई असेट कम हो रही है और ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, फ्री का पैसा सरकार को मिला, वो सरकार का रेवेन्यू रिसीट है। फिर रेवेन्यू रिसीट दो टाइप का है क्लास, यानी कि टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स से सरकार को जो पैसा मिल रहा है वो टैक्स रेवेन्यू, और अदर देन टैक्स जो मिल रहा है वो क्लास क्या होता है आपका, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू कौन कौन सा है? जो भी टैक्स सरकार कलेक्ट कर रही है, टैक्स दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस, दो टाइप का टैक्सेस होता है। तो इन दोनों टैक्सेस से जो भी सरकार की कमाई हो रही है, दिस इज कॉल्ड टैक्स रेवेन्यू, या इसे कहते हैं टैक्स रिसीट्स, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू या नॉन टैक्स रिसीट्स कौन सा होता है? जिससे सरकार टैक्स को छोड़कर जो बाकी पैसा सरकार ले रही है, फीस ले रही है सरकार, फाइन ले रही है सरकार, पेनल्टी लगा रही है सरकार, ठीक है, सरकार कोई इंटरेस्ट कमा रही है, सरकार गवर्नमेंट कंपनी से कोई इनकम आ रही है, गवर्नमेंट कंपनी इनकम सरकार को मिल रहा है। स्कीट, अगर किसी इंसान के पास कोई प्रॉपर्टी है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो प्रॉपर्टी का शेयर है वो सरकार ले लेती है, उसको स्कीट बोलते हैं, ये हो गया। या फिर क्लास कोई गिफ्ट मिल गया, कोई डोनेशन मिल गया, कोई चैरिटी मिल गई, ये सारी चीजें जो है वो आता है आपका नॉन टैक्स रिसीट या नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर। मतलब ये सब सरकार की कमाई है, लेकिन अदर देन टैक्स है, टैक्स नहीं है ये, अदर देन टैक्स है। अब टैक्सेस की बात करें, टैक्स वो है क्लास, टैक्स आर द कंपलसरी पेमेंट टू गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ, किसी भी नियम कानून के तहत जब सरकार को कंपलसरी हमें देना ही देना। मैं ये नहीं कह सकता मैं कमा रहा हूं मैं टैक्स नहीं दूंगा, मेरा मन नहीं है। अगर मैं टैक्स लायबिलिटी है मेरी, तो मुझे देना ही पड़ेगा, सरकार को कंपल्सन है। टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मेरे सर पे टैक्स का बोझ है और मैं ही सरकार को टैक्स दे रहा हूं, वो डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन मेरे बोझ है, मैंने कस्टमर से ले लिया, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। कस्टमर की जेब से मेरी जेब में, मेरी जेब से सरकार की जेब में, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। बट मेरी जेब से सीधे सरकार की जेब में, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब क्या है कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती चली जाएगी, मुझे टैक्सेस को ज्यादा देना पड़ेगा। लाइक मेरी इनकम कम थी, मैं 10% दे रहा था, बढ़ गई 20% और बढ़ गई 30%, तो मैं जितना ज्यादा कमाता चला जाऊंगा सरकार को, उतना ही टैक्सेस ज्यादा देता चला जाऊंगा, परसेंटेज बढ़ जाएगा मेरा। रिग्रेसिव मतलब सबके लिए सेम। जैसे अगर मैं किसी मान लो शोरूम में जाता हूँ, मैं एक 100 रुपये को चीज़ खरीदता हूँ और उससे 5 रुपये का टैक्स है 105 का, तो मेरे लिए भी 105 का है। वो कोई बहुत अमीर आदमी खरीदेगा उसके लिए भी 105 का ही होगा। यानी जिस चीज़ पर टैक्स लगता है, इंडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी जिसे बोलते हैं क्लास, जीएसटी हो गया या कस्टम ड्यूटी या इम्पोर्ट ड्यूटी, ये सबके लिए सेम है, इसमें सबके लिए सेम है। अमीर आदमी खरीदे, गरीब आदमी खरीदे, सबके लिए चीज़ क्या है क्लास, बिल्कुल सेम रहेगा। ये रिग्रेसिव है। लेकिन ये आपकी इनकम टैक्स है, ये आपका इनकम टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया। बेटा गिफ्ट टैक्स को पेपर टैक्स ही बोलते हैं, क्योंकि इसका अमाउंट बहुत
छोटा सा होता है, ना के बराबर जैसा। तो ये पेपर टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ठीक है, या प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ या प्रॉपर्टी टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स। तो ये सारा का सारा जो टैक्सेस है ये आपका क्लास हो गया डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि जिसके ऊपर टैक्स का बोझ है उसी को टैक्स जमा करना पड़ेगा। ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, बर्डन जो है कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो बर्डन है वो शिफ्टेबल है, और डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो नॉट शिफ्टेबल है। डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता। भैया मेरे सर पे टैक्सेस है, मुझे ही टैक्स देना पड़ेगा, मैं बच नहीं सकता इस अमाउंट से, मुझे ही सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो जो डायरेक्ट टैक्स है उसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो, जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, आप कस्टमर के ऊपर बोझ नहीं डाल सकते। इनडायरेक्ट सॉरी जो डायरेक्ट टैक्स है आप कस्टमर के ऊपर बोझ नहीं डाल सकते, नॉट शिफ्टेबल, मेरी इनकम पर टैक्स है मुझे ही देना पड़ेगा। लेकिन जो जीएसटी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वो कस्टमर से ले लिया जाता है। लाइक मैं कोई 100 का सामान बेच रहा हूँ, सरकार वाला 5 रुपये टैक्स मिल रहा हूँ, ठीक है, सामान 105 के बेचूंगा, 5 ग्राहक से वसूल के सरकार को दूंगा, 100 अपनी जेब में। सरकार बोलती 10% टैक्स है, तो सामान मैं 110 का बेचूंगा, समझ रहे हो बात को, 10 रुपए एक्स्ट्रा मैं बेचूंगा, मैं 10 रुपए सरकार को दे दूंगा, 100 रुपए अपनी जेब में। तो मतलब मैं अपना जो बोझ है वो अल्टीमेटली किसके ऊपर शिफ्ट करूंगा, ग्राहक के ऊपर। तो इसको क्या बोलते हैं क्लास आपका इसको बोलते हैं क्लास इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये हो गया पूरा का पूरा। अब तुम्हें कोई भी चीज पूछ लिया जाए अगर कि कौन सा टैक्स डायरेक्ट है, कौन सा टैक्स इनडायरेक्ट है, कौन सा प्रोग्रेसिव है, किसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, किसका नहीं किया जा सकता, फीस फाइन पेनल्टी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, टैक्स है, नॉन टैक्स है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, तो क्लास अब आप आराम से इसको बता सकते हो। ओके, आई होप कि ये क्लासिफिकेशन आप बहुत अच्छे से समझ गए। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ बजट की। तो अगर सरकार की रिसीट्स ज्यादा है, टोटल रिसीट ज्यादा है टोटल एक्सपेंडिचर से, तो सरकार बनाती है सरप्लस बजट। और ऐसा सरकार कब करती है? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ध्यान रखना, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है, तो सरकार बनाती है सरप्लस बजट। और कंट्री में अगर इक्विलिब्रियम है तो सरकार इक्विलिब्रियम बजट बनाती है। सरकार खर्चे कमाई बराबर करने की सोचती है, इक्विलिब्रियम बजट। और यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार के बराबर है। और सरकार के अगर खर्चे ज्यादा हैं, रिसीट्स कम हैं, तो उसे बोलते हैं डेफिसिट, कमी पड़ रही है सरकार को। ठीक है, खर्चे सरकार के जो है वो क्लास कम है, खर्चे ज्यादा है और कमाई कम है, तो सरकार ऐसा बजट कब बनाती है? डिफ्लेशन में। जब मंदी होती है ना क्लास, लोग डिमांड नहीं कर रहे, तब सरकार क्या करती है? अपने खर्चे बढ़ा देती है पब्लिक के लिए, बिकॉज सरकार का जो खर्चा है वो पब्लिक की क्या बनेगी? क्लास इनकम बनेगी। तो इन्फ्लेशन में सरप्लस, डिफ्लेशन में डेफिसिट बजट। और ऐसा क्लास कौन कहता है? क्लास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला पॉइंट जो है आपने बजट के ऑब्जेक्टिव में मीरा पढ़ा था, वही कहता है। एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट मीरा की फुल फॉर्म लिख के दिखाओ, MERA की, कि ये बजट के 4 ऑब्जेक्टिव आपको याद हैं कि नहीं। डेफिसिट की अगर हम बात करें तो डेफिसिट में सबसे पहला डेफिसिट होता है बजटरी डेफिसिट। तो जो बजटरी डेफिसिट है, बजटरी डेफिसिट, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, इसी को डेफिसिट कहते हैं। मतलब ये ही डेफिसिट है, TE माइनस TR। दूसरा जो होता है रेवेन्यू डेफिसिट। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो उसका फॉर्मूला है RE माइनस RR, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से अगर मैं रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा क्या? रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तीसरा जो और सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। और बेटा एक बात बता दूं, फिस्कल डेफिसिट को ही क्या कहते हैं? क्लास बोरोइंग्स कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ध्यान समझना, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। यानी कि अगर आप बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला देखो तो बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? TE माइनस TR। फिस्कल डेफिसिट का भी सेम ही है, TE माइनस TR, लेकिन TR के अंदर रेवेन्यू और कैपिटल दोनों रिसीट आता है, और कैपिटल रिसीट के अंदर रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स आता है। तो ये लिखा है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, यानी कि आपको बोरोइंग कंसिडर नहीं करना, तो आपका आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट कि हमारी कंट्री के सर पे कर्जा कितना है। तो आप चाहो तो फिस्कल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर को ऐसे लिख सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट को लिख सकते हो, टैक्स रिसीट प्लस रेवेन्यू, टोटल रिसीट को लिख सकते हो रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। टोटल रिसीट को क्या लिख सकते हो आप? रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट जो आप लिखोगे, लेकिन इस कैपिटल रिसीट में आप लिखोगे एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, क्योंकि आपको पता है कि कैपिटल रिसीट के अंदर ही क्या आता है? बोरोइंग्स आता है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। और कुछ फॉर्मूले आपको अभी वैसे भी याद हो जाने चाहिए, लाइक टैक्स रिसीट इज इक्वल टू सम ऑफ डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। और टोटल रिसीट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट जो है वो आपका क्लास रिकवरी ऑफ लोन प्लस डिसइन्वेस्टमेंट प्लस बोरोइंग्स है। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये क्लासिफिकेशन जो आपको लिखवाया उससे ये फॉर्मूले भी बन सकते हैं।
और लास्ट फॉर्मूला जो है वो है प्राइमरी डेफिसिट। आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना क्लास लास्ट में, अगर आप फॉर्मूले नहीं लिख पा रहे कॉपी में तो जरूर लिख लेना, बिकॉज इससे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है क्लास? अगर आपने फिस्कल डेफिसिट निकाल लिया है तो फिस्कल डेफिसिट में से आप इंटरेस्ट पेमेंट घटा दो, आपका आ जाएगा प्राइमरी। और अगर आप फिस्कल डेफिसिट निकालना चाहते हो तो प्राइमरी में इंटरेस्ट जोड़ दो तो आ जाएगा फिस्कल। मतलब यार इसे उधर भेज दोगे तो फिस्कल का फॉर्मूला हो गया, और प्राइमरी का फॉर्मूला तो है ही फिस्कल माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये 4 तरह की डेफिसिट है जिनका आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आगे इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करते हैं और इनके इम्प्लीकेशंस। एक बात ध्यान रखना, कौन सा रिसीट जो है वो रेवेन्यू, कौन सा कैपिटल, इससे तो क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, तो आप उसके लिए तो रेडी रहना। ओके, जैसे देखो यहाँ पे आपको पूछा क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी पूछा है। सो रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो आर ई माइनस आर आर है, तो आर ई आपको 100 दिखेगा और आर आर दिखेगा 80। तो पहला तो आंसर आ गया मेरा 20। ठीक है, मान लो इस तरह से केस स्टडी आ गया और 3 चीज पूछ लिया आपसे, है ना, रेवेन्यू फिस्कल प्राइमरी 3 नंबर में 1 नंबर करके, तो ऐसे ही पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा जो है फिस्कल, तो बेटा जो फिस्कल है, फिस्कल डेफिसिट वो कैसे निकलेगा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट, लेकिन कैपिटल रिसीट भी कौन सी लेनी है? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू प्लस कैपिटल, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 110, रेवेन्यू है 100, तो टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, तो रेवेन्यू रिसीट है 80 माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग है 95। ठीक है, तो आप घटाओ 110 प्लस 100 ये आएगा 210, 110 प्लस 100 ये आएगा क्लास 210, तो 210 में से घटा देंगे क्लास 80 और घटा देंगे क्लास 95, तो ये आएगा 35। तो ये क्लास आंसर आ गया 35। और अगर आपको प्राइमरी निकालनी है, अगर आपको प्राइमरी निकालना है, प्राइमरी डेफिसिट, तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट 35, इंटरेस्ट कितना है क्लास यहाँ पे 10, 35 में से घटा दोगे 10 तो कितना आएगा 25। तो ये इस तरीके से क्लास क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो गए। तो आप आराम से क्वेश्चन के सॉल्यूशन बना लोगे अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न है तो प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। किसी भी तरीके से आप ये ठान लो कि कल सुबह होने से पहले तुम्हारा ये चैप्टर बजट का अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। डीपली पढ़ना चाहते हो तो क्लास प्लेलिस्ट के अंदर इकोनॉमिक्स टर्म 1 की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाके क्लास डिटेल में पढ़ सकते हो। और अगर आप चाहते हो एमसीक्यू बनाना तो क्लास आप मेरी एमसीक्यू की प्लेलिस्ट उठा लो, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, उसके अंदर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है, बजट के एमसीक्यू जरूर बनाओ कि कौन सा रिसीट रेवेन्यू है, कौन सा कैपिटल। सोचना अगर असेट लायबिलिटी में चेंज आता है तो कैपिटल, अदरवाइज रेवेन्यू। ओके, नेक्स्ट एक ये भी डेफिसिट, ये भी क्वेश्चन है, रेवेन्यू डेफिसिट फिस्कल और प्राइमरी निकालना है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? आर ई माइनस आर आर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 80 और रेवेन्यू रिसीट नहीं दिया है, तो बेटा टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट दोनों को जोड़ोगे तो वो आपका रेवेन्यू रिसीट आ जाएगा। सो रेवेन्यू रिसीट जो है वो किसके बराबर है क्लास? टैक्स प्लस नॉन टैक्स के, जो टैक्स प्लस नॉन टैक्स आपका रेवेन्यू आ जाएगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको देखा 80, तो 23 क्लास आ जाएगा, 57 घटाओगे तो रेवेन्यू डेफिसिट 57 घटा दोगे 80 में से 23 आ जाएगा। जो फिस्कल डेफिसिट है, जो फिस्कल डेफिसिट है वो तो आपको पता है कि बोरोइंग है, तो ऑलरेडी आपको फिस्कल डेफिसिट यानी कि बोरोइंग्स दे रखा है 32। और जो प्राइमरी डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट वो कैसे निकलेगा क्लास? प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल में से आप इंटरेस्ट घटा दोगे, तो फिस्कल तो आपका आ गया कितना 32, इंटरेस्ट पेमेंट आपको दे रखा है कितना क्लास यहाँ पे 20, 32 में से 20 जाएगा तो आंसर आएगा 12। तो यार इस तरीके से आप मिनटों में रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट को निकाल सकते हो। एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि यार पहले का ये है और कितने से बढ़ा कितने से घटा, तो आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो। जो बाद वाला अमाउंट है उसमें से पहला वाला अमाउंट घटा देना, डिवाइड अपॉन पहला वाला अमाउंट इनटू 100, तो आपको पता पड़ जाएगा कितना परसेंटेज आपका बढ़ा या कितना परसेंटेज आपका घटा। मान लो फिस्कल डेफिसिट पहले 32 था और अब 64 हो गया तो कितना परसेंट बढ़ गया है? 32 से क्लास मान लो कम होकर 16 हो गया तो कितना परसेंट घट गया है? तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, डीआई वाले क्वेश्चन, जिसकी प्रैक्टिस मैं जरूर कराऊंगा क्लास इस रिवीजन सीरीज के बाद, क्योंकि वो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन जैसा क्वेश्चन है, वो मतलब एक क्लास आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ओके, इफ द बजट डेफिसिट इज 25,000, बजट देखो सुनो, एक और फॉर्मूला होता है बेटा, आप लिख लो इसको यहीं पे। फिस्कल डेफिसिट अगर तुम्हें निकालना हो और तुम्हें बजटरी डेफिसिट दे रखा हो तो तुम फिस्कल डेफिसिट को डायरेक्टली बोरोइंग कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि तुमको अगर बजटरी डेफिसिट दिया है प्लस तुम्हें बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी दिया गया है, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी अगर तुम्हें दिया गया है तो ध्यान रखना जो फिस्कल डेफिसिट है उसका फॉर्मूला बोरोइंग्स नहीं होगा। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी। तो जो बजटरी डेफिसिट है
उसमें बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी ऐड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द बजट डेफिसिट गवर्नमेंट 25,000, ये 25 दिया हुआ है, प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी 7,000, तो आपका जो आंसर आएगा फिस्कल डेफिसिट का वो आ जाएगा 32,000। जो आंसर आएगा वो कितना क्लास आएगा आपका 32,000। तो ये आपका हो गया क्लास क्या, फिस्कल डेफिसिट। वैसे ये क्वेश्चन दूसरा है, ये वाला क्वेश्चन अलग है ना, मतलब कि ये जो दूसरा ना, फाइंड बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट इफ इंटरेस्ट पेमेंट इज 15,000 विच इज 25% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। आपको बोरोइंग निकालना है, एक नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो बता देता हूँ क्लास कैसे निकालना है आपको। इंटरेस्ट 15,000 है, तो जो इंटरेस्ट है वो 15,000 है, जो कि 25% है किसका, प्राइमरी डेफिसिट का, किसका, प्राइमरी डेफिसिट का। तो आप 25 1/4, तो प्राइमरी डेफिसिट जो आ गया वो 60,000 आ गया। और अगर मुझे फिस्कल डेफिसिट निकालना है तो इस प्राइमरी डेफिसिट में मुझे इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्राइमरी का फॉर्मूला क्या है, फिस्कल माइनस इंटरेस्ट, तो फिस्कल का फॉर्मूला क्या होगा, प्राइमरी प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो 15,000 दे रखा है, तो दूसरे का आंसर इस तरीके से आप 75,000 कैलकुलेट कर लोगे। ओके, तो ये न्यूमेरिकल्स हैं क्लास, जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। यानी कि जितने भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर में बन सकते थे, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के न्यूमेरिकल थे बन सकते थे, वो सारे के सारे क्लास मैंने यहाँ डिस्कस कर लिए, तो प्लीज इन सबको अच्छे से समझ लेना। अब बात करते हैं इंप्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट के इंप्लीकेशन क्या है, असर क्या होगा। तो यहाँ पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है मैंने कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो सरकार का रोजमर्रा का खर्चा है, रैकरिंग एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर पे, मेंटेनेंस पे। हाई रेवेन्यू डेफिसिट सरकार को एक वार्निंग सिग्नल देता है, क्या, या तो सरकार अपने खर्चे कम करे या अपनी कमाई को बढ़ा ले। भाई देखो, अगर रेवेन्यू डेफिसिट हाई है तो सरकार खर्चे कम करे, अननेसेसरी एक्सपेंस, और कमाई को बढ़ा ले। लेकिन इंडिया एक लेस डेवलप कंट्री है, तो सरकार जो है वो गरीबों को फोर्स नहीं कर सकती कि हमें टैक्स की कमाई बढ़ानी है, तुम टैक्स ज्यादा दो। गरीबों को फोर्स नहीं कर सकते आप, गरीब लोग भी टैक्स कहाँ से देंगे, वो इतना कमाते नहीं, उनको खुद ही कम पड़ जाता है। तो सरकार इस सिचुएशन से, और सरकार देश बन रहा है अभी, जो देश बन रहा है तो सड़क निर्माण में खर्चा आएगा, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा आएगा, लॉ एंड ऑर्डर में खर्चा आएगा, है ना, आर्मी में खर्चा आएगा। तो यार ये सरकार जो है खर्चे ना कम कर सकती है ना कमाई बढ़ा सकती है। तो यार अगर बजट रेवेन्यू डेफिसिट है तो उसे कैसे उभरा जाए उससे, तो हाई रेवेन्यू डेफिसिट थ्रू बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। तो सरकार के पास दो रास्ते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट से उभरने के लिए सरकार के पास दो रास्ते हैं, या सरकार उधार ले ले, बोरोइंग कर ले, या डिसइन्वेस्टमेंट कर ले। बोरोइंग से सरकार की लायबिलिटी बन जाएगी, जबकि डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार की एसेट कम हो जाएगी। बोरोइंग से लायबिलिटी बनेगी और डिसइन्वेस्टमेंट से एसेट कम होगी। बोरोइंग क्रिएट लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, वेयर एज डिसइन्वेस्टमेंट कॉज रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। बोरोइंग से लायबिलिटी बनेगी, डिसइन्वेस्टमेंट सरकार की एसेट कम होगी। तो रेवेन्यू डेफिसिट से उभरने के लिए सरकार के पास दो रास्ता है, बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। ना कि सरकार अपने खर्चे कम करेगी ना कमाई बढ़ाएगी, ऐसा नहीं कर सकती सरकार, ना ही खर्चे कम कर सकती है ना ही कमाई बढ़ा सकती है। फिस्कल डेफिसिट के इंप्लीकेशंस क्या है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही होता है बोरोइंग्स, सरकार ने उधार लिया। तो अगर सरकार उधार लेगी तो क्या होगा, उससे इट कॉज इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी। सरकार पैसा लेगी, खर्च करेगी देश में, देश के लोगों को इनकम मिलेगी, वो डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा से महंगाई बढ़ेगी। दूसरा, इंक्रीज फॉरेन डिपेंडेंस। भैया दूसरी कंट्री पे डिपेंड होते चले जाओगे आप, फॉरेन डिपेंडेंस, जिस देश से हम उधार लेते हैं ना उस कंट्री पे डिपेंड होते चले जाते हैं। जैसे पता पाकिस्तान के ऊपर कितना ज्यादा उधार है, तो वो कहीं ना कहीं क्लास चाइना का, यूएस का उधार अगर है तो वो उन कंट्री पे डिपेंड होते चले जाएंगे। और जो वो बोलेंगे क्लास बाद में आपको बात रखनी पड़ेगी। आप ही अपने किसी दोस्त से उधार ले लेते हो तो आपको उसकी बात रखनी पड़ती है, ठीक है यार वो मुझे उधार दे रहा है, तो है ना। इट एक्यूमुलेट्स फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन। 5 साल के बाद जो दूसरी जनरेशन आएगी, फ्यूचर जनरेशन आएगी, वो कहीं ना कहीं क्लास इस बर्डन को झेलेगी कि यार हमारी पिछली सरकार ने, 5 साल पहले जो सरकार थी उसने इतना ज्यादा लोन ले रखा है कि हमारे सर पे कर्जा बहुत ज्यादा है, तो यार अगली जनरेशन पे उसका लोन का इंटरेस्ट का बर्डन रहेगा। और फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ेगा तो ये डेट ट्रैप कहलाता है। क्या डेट ट्रैप? कैसे? अगर लोन ज्यादा होगा, अगर लोन ज्यादा होगा यानी कि फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। और जो इंटरेस्ट है ये कैसा एक्सपेंडिचर होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो रेवेन्यू डेफिसिट भी ज्यादा होगा। यानी कि अगर किसी कंट्री का फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है तो पक्की बात है उस कंट्री का रेवेन्यू डेफिसिट भी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर लोन ज्यादा लिया तो ब्याज ज्यादा, और ब्याज कैसा एक्सपेंडिचर है क्लास? ब्याज जो है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो आपका अल्टीमेटली क्लास क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। तो ये था क्लास कंप्लीट चैप्टर। मैंने पूरे चैप्टर का रिवीजन कराया। आप अभी क्या करना, सबसे पहले
आप सबसे मुझे कमेंट में कुछ आंसर्स चाहिए, हालांकि इसमें 10 से 15 मिनट टाइम लगेगा, बट प्लीज अच्छे से लिख के दिखाना। मुझे 5 एग्जाम्पल आप लिख के दिखाओ, 5 एग्जाम्पल ईच। पहला रेवेन्यू रिसीट, दूसरा कैपिटल रिसीट, हेडिंग डालना रेवेन्यू रिसीट, फिर 5 एग्जाम्पल, फिर कैपिटल रिसीट, फिर 5 एग्जाम्पल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर 5 एग्जाम्पल, और कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर 5 एग्जाम्पल क्लास आप सबको इसके लिख के देने हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है कि नहीं पता चल सके, ठीक है, कि आपको पहचानना आ रहा है कि नहीं। बाकी क्वेश्चंस तो मैं करा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 8-10 क्वेश्चंस है, डिस्कस कर लेते हैं एक बार जरा कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। Which of the following tax is shiftable? तो मैंने आपसे कहा था जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताओ। डायरेक्ट टैक्स मेरे पे लगा, मैं भैया अपना बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता, बट इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है हम शिफ्ट कर लेते हैं जीएसटी का। तो जो विच टैक्स इज शिफ्टेबल, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो शिफ्टेबल नेचर का, एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स। आइडेंटिफाई द नॉन टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू है? फीस, फॉरफीचर, आइडेंटिफाई द नॉन टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू क्लेम ऑफ द, अच्छा ये सारे ही नॉन टैक्स है, वही मैं देखा सारे नॉन टैक्स है, लेकिन बोला कि इट रेफर्स टू द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन विच द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाई। मैंने कहा था ना किसी इंसान की डेथ हो जाए और कोई प्रॉपर्टी का वारिस नहीं है उसका, तो जो भी उसने विरासत में जो भी छोड़ गया उसे कौन ले लेगा? स्टेट गवर्नमेंट। उसे क्या बोलते हैं? स्कीट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कीट्स। ओके। Which one of the following statement is incorrect? Revenue receipts are regular in nature. Revenue receipt regular nature का होता है, बिल्कुल सही है। There is no future obligation return, भी फ्यूचर में कोई लायबिलिटी नहीं होती रेवेन्यू रिसीट की, बिल्कुल सही है। कैपिटल रिसीट इधर क्रिएट एसेट, कैपिटल रिसीट से असेट नहीं बनता बेटा। कैपिटल रिसीट से या तो रिसीट मिल रहा है या तो कोई असेट कम होगा, नहीं तो कोई लायबिलिटी बढ़ेगा, ये क्रिएट लिखा है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 3 का सी स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, बोरोइंग से लायबिलिटी बनता है इसलिए बोरोइंग को कैपिटल रिसीट मानते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बेटा रिसीट से असेट कम होता है ना कि बढ़ता है, इन्होंने क्रिएट लिख दिया है, सो तीसरा का सी ऑप्शन करेक्ट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग इज, अगर आप स्कूल बिल्डिंग बनवाते हो तो बताओ क्लास, स्कूल बिल्डिंग बनवाओगे तो ये एक्सपेंडिचर है, इससे कोई ना कोई सरकार की असेट क्रिएट होगी कि नहीं होगी? स्कूल बिल्डिंग असेट है सरकार की, क्लास असेट क्रिएट होगी, यानी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इवन बाहर से आपने बुलेट ट्रेन खरीदा, बाहर से आपने कोई सुपर कंप्यूटर खरीदा, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, किसी कंपनी के शेयर खरीदे, किसी कंपनी को खरीदा, किसी बिल्डिंग खरीदा, देश के अंदर क्लास कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनवाया, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस बनवाया, कोई कंपनी खरीद ली आपने, किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी खरीद ली, तो ये सारी चीजें जो है, कोई हाईवे बनवाया, कोई टोल वगैरह बनवाया, तो ये सब क्या आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट बन रहा है। द गवर्नमेंट बजट है रेवेन्यू डेफिसिट, तो मैंने अभी बताया था क्लास कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट है, अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो यानी कि आरई ज्यादा है आरई कम है, तो इस सिचुएशन से सरकार उभरने के लिए क्या करती है? बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये नहीं करती सरकार बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट, गरीबों से टैक्स नहीं लिया जा सकता, थोपा नहीं जा सकता, आपके खर्चे नहीं हो रहे तो आप टैक्स थोप दो गरीबों के ऊपर ज्यादा, ऐसे नहीं होता है। तो पहला और दूसरा जिसका मिलेगा, पहला दूसरा इज करेक्ट आंसर। ओके, दीज आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो मैंने कहा था कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव होता है, यानी कि इनकम के साथ साथ आपका अमाउंट जो है वो टैक्सेस का बढ़ता चला जाता है। प्रोग्रेसिव इन नेचर इज डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कमाई के साथ साथ क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। ओके, स्टेटमेंट रीड करो, पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। पब्लिक गुड्स जो है वो आपको सैंपल पेपर में भी मैंने पिछली क्लास में कराया था, सैंपल पेपर में आपको सीबीएसई का सैंपल पेपर उसका क्वेश्चन है। पब्लिक गुड्स तो हर कोई यूज करेगा ही करेगा, लेकिन पब्लिक गुड्स कैसे होते हैं क्या पता इस बार सीबीएसई पूछ ले, एक्सक्लूडेबल की जगह नॉन एक्सक्लूडेबल लिख ले और राइवलरस की जगह नॉन राइवलरस लिखे। तो आप ध्यान रखना बेटा कि जो पब्लिक गुड्स है वो नॉन राइवलरस होता है, यानी कि एक यूज करेगा दूसरे के लिए कम नहीं पड़ेगा। नॉन एक्सक्लूडेबल है, किसी को यूज करने से मना नहीं कर सकते आम जनता की जो चीजें हैं, लाइक स्ट्रीट लाइट्स हो गया, ये सब चीजें हो गया। तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल है, नॉन राइवलरस है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है गलत है क्योंकि बिकॉज एक्सक्लूडेबल लिखा है, ये सही है। तो पहला ट्रू स्टेटमेंट, 2 फॉल्स, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये मैंने आपको कल भी कराया था, तो ये तो आप समझ गए अच्छे से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइड टू वैक्सीनेट पुअर पॉपुलेशन, हाँ ये भी सैंपल पेपर क्वेश्चन है, गरीब लोगों को क्लास, इवन गरीब नहीं सबको सरकार ने बोला है सबको हम क्या करेंगे? फ्री वैक्सीन देंगे। तो सरकार का एक कैसा खर्चा है क्लास? तो सरकार का ये रेवेन्यू नेचर खर्चा है, ये कैपिटल नेचर खर्चा नहीं है। ये एक्सपेंडिचर लिखना, ठीक है, रिसीट में मत चेक कर देना, एक्सपेंडिचर पे टिक करना, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। ओके, तो आई होप कि आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई। हाफ एन आवर के अंदर लगभग क्लास मैंने आपको पूरा चैप्टर का A to Z अच्छे से रिवीजन कराया, 1 शॉट के अंदर। बताना कमेंट में क्लास समझ आया कि नहीं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ क्लास, कौन कौन से रेवेन्यू रिसीट्स हैं, कौन कौन से कैपिटल रिसीट है, कौन कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये आप बहुत अच्छे ध्यान रखना। ये जो कैपिटल रिसीट है इसके अंदर 3 ही चीजें आती है, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स। रेवेन्यू की क्लास अंदर मैंने बता दिया कि टैक्स और नॉन टैक्स वाली चीजें आती हैं। कोई असेट खरीद रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सब्सिडी दे रहे हो क्लास तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या कोई भी क्लास लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा हो रहा है,
लोग टैक्स नहीं दे रहे, उसको वसूलने के लिए खर्चा किया जा रहा है, सरकारी एम्प्लॉय की सैलरी दी जा रही है। दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अच्छा लगे अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करिए, कमेंट करके बताना क्लास जो जो पूछा मैंने यहाँ पे सारी चीजें कमेंट करना, बताना कैसा लगा आपका। और अगली क्लास में क्लास हम फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी, यानी कल हम लोग पूरा फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी फिनिश करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।